आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। बड़ी आबादी भीषण कटाव के साथ निचले इलाकों में पानी भर जाने का दंश झेल रही है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं और आलम यह है कि श्मशान डूब जाने के चलते लोग किसी तरह जुगाड़ के जरिए परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो कई घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। लोग भोजन तक को तरस रहे हैं और हर साल ऐसी कुव्यवस्था के शिकार होने पर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं। हर तरफ बाढ़ से दहशत, सड़क, खेत, खलियान सब पानी में डूबे पड़े हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन बाढ़ की बेहद दर्दनाक तस्वीर दरभंगा से आई है, जहां मरने के बाद भी पार्थिव शरीर को जन्मभूमि की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पा रही। तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौद गांव 6 महीने पानी में डूबा रहता है। यहां सोमवार को 90 साल के सिवनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हुई, क्योंकि शमशान पूरा पानी में डूब चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला, पानी के ऊपर खंबे डाले और खंबे के ऊपर कोठी, और फिर इसी जुगाड़ से वृद्धजन का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पूरा पानी ही पानी है, कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे श्मशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। समस्तीपुर की तमाम नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खानपुर प्रखंड के सिवेसिंगपुर गांव की भयावह तस्वीर सामने आई है। इस गांव के करीब करीब सभी मकान खाली पड़े हैं। जो ग्रामीण गांव में फंसे हैं, वे अपनी छतों पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। अभी हमारे खानपुर प्रखंड क्षेत्र में सिवेसिंगपुर पंचायत और नथुद्वार पंचायत में लोग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। सिवेसिंगपुर पंचायत का 70% हिस्सा प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ महज एक अगर रिंग बांध बन जाती तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ का अस्थायी समाधान निकलता, लेकिन यहाँ सरकार राहत और आपदा के नाम पर राहत देने का काम करती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे रही। खगड़िया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कोसी नदी के कहर के चलते चोढ़ली में जमींदारी बांध के कटाव से लोग दहशत में हैं। यहाँ फ्लड फाइटिंग के काम की युद्ध स्तर पर शुरुआत की गई है। विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। कल कटाव लगा था, 60 मीटर में तो डिस्टर्ब हुआ है, उसके बाद काम चल रहा है, कटाव आगे नहीं बढ़ेगा। कटाव का सर कारण क्या देख रहे हैं यहाँ? कटाव नदी का, कोसी नदी का जो लेवल में जल्दी उतार चढ़ाव है, मुख्य कारण वही। बांध पूरी तरह सुरक्षित है सर क्या? बिल्कुल। कटिहार के कुर्सेला में भी बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी से हो रही तेज कटाव से हाहाकार मचा है। प्रशासन की उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, तो अधिकारी आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था, वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। हमारे संज्ञान में आया है और व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। अररिया में भी लगातार हो रही बारिशों से मुसीबतें बढ़ रही है। सदर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के नजदीक एबीसी नहर का तटबंध कमजोर पड़ गया है। 2017 में आई बाढ़ में भी यही तटबंध टूट गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बात यदि पूर्णिया की करें तो 22 अनुमंडल के कनकई नदी में जलस्तर बढ़ने और इससे हो रहे कटाव के चलते सानी ताराबाड़ी गांव में एक स्कूल का कुछ हिस्सा कटकर नदी में गिर गया। प्राइमरी स्कूल के छत का हिस्सा नदी में समा चुका है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं पूरा स्कूल भवन ही पानी में न समा जाए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, खगड़िया से दिग्विजय, कटिहार से सुब्रत, अररिया से सतीश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
और इधर दरभंगा में करोड़ों की लागत से बना पुल बाढ़ में बह गया है, जिससे 10 से 12 पंचायतों के लोग प्रभावित हुए हैं। केवटी प्रखंड में पोखर बरही कोयला स्थान के पास लैला चौड़ में पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया। पुल के बह जाने से बाकी हिस्सा भी अब क्षतिग्रस्त होकर बहने को तैयार है। करीब 7 साल पहले ये पुल बनाया गया था, तो उम्मीद थी कि लोगों को अब परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ ही साल में पुल के बह जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चक्का, लहवार, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़, समेला जैसे कई गांवों के लोगों को अब 15 से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी होगी। अभी हम केवटी प्रखंड के लैला चौड़ में हैं और हमारे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं उसका एक हिस्सा पानी के बहाव में बह गया है, जिसके कारण यहाँ से 10 से 12 पंचायत के लोगों का आवाजाही जो है रुक सा गया है। लोग जो है न जिला मुख्यालय जा पा रहे हैं न प्रखंड मुख्यालय। ऐसे में यहाँ जो समस्या है आवाजाही का वो लोगों के साथ विकराल होता जा रहा है। और पुल जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये पुल जो है अभी 6 से 7 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन पुल का बहाव जो है, पानी का जो निकासी द्वार है बहुत कम बनाया गया है, जिसके कारण पानी का प्रेशर लगातार इस पुल पर बना हुआ रहता है और यही कारण है कि पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया है। अभी मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उन लोगों को 12 से 15 किलोमीटर घूम करके जाना होगा, जिसकी वजह से कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन जो है सो ये 7 से 8 साल में ये हालत इस पुल का हो गया है, जो कि बहुत काफ़ी निंदनीय है। कि जल्द से जल्द इस पुल का जो है जो कटाव हो रहा है उस पर नियंत्रण पालन, अन्यथा पुल का और भाग जो है पानी में बह जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18, दरभंगा। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां 3 साल या फिर इससे अधिक समय तक एक ही स्थान पर जमे पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी और प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल को ऐसे पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का तत्काल स्थानांतरण करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह माना है कि 3 साल या इससे अधिक समय तक एक ही जगह पर पदस्थापित पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण जरूरी है। पुलिस मुख्यालय इसे इसलिए जरूरी मान रहा है क्योंकि यह नियमानुकूल नहीं है और ऐसे अधिकारियों का तत्काल तबादला करने का निर्देश बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिलों के सभी एसपी, सीनियर एसपी और इसके अलावा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय को यह जानकारी मिली है कि स्थानांतरण के यह ज्यादातर मामले गोपनीय शाखा अथवा जो रक्षित कार्यालय है वहां से संबंधित है और पुलिस मुख्यालय मानता है कि यह परंपरा के अनुकूल नहीं है, लिहाजा स्वस्थ परंपरा बनाए रखने के लिए ऐसे पदाधिकारियों को तत्काल उनके पद से हटाते हुए दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए। इस बारे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो निर्देश जारी किया है वह निर्देश न्यूज़ 18 के पास भी मौजूद है और यही वो लेटर है जो बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी एसपी, रेल एसपी और जो प्रशिक्षण प्राचार्य हैं उनको जारी किया गया है। ये आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक की तरफ से जारी किया गया है और डीजीपी के निर्देशानुसार यह कार्रवाई करने को कहा गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। गन्ना किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने बड़ी पहल की है। बार बार के अल्टीमेटम के बाद भी जिन चीनी मिलों ने किसानों का बकाया नहीं चुकाया है, उनकी नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है। गन्ना किसानों के साथ चीनी मिलों की मनमानी और फसल को लेकर पैसे देने में आनाकानी अब और नहीं चलने वाली है, क्योंकि गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों का पैसा डकार रहे चीनी मिलों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए संबंधित डीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग ने रीगा चीनी मिल, सासा मूसा चीनी मिल, भारत शुगर मिल सिधवलिया, हनुमान शुगर मिल समेत कई चीनी मिलों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिस पर किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। किसान के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो किसान गन्ना गिराएगा उसको 15 दिन में भुगतान देना है। अगर वो 15 दिन में फैक्ट्री मालिक भुगतान नहीं देगा तो उसे ब्याज समेत देना है। तो हमारा गन्ना विभाग ने इन बकाया के लिए जिला कलेक्टर के पास नीलाम पत्र दायर किया है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कलेक्टर को कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं देता है तो इस कंपनी की परिसंपत्ति को नीलाम कर और किसानों को ब्याज समेत नियम संगत भुगतान की जाए।
गन्ना किसानों को एक एक पैसे के लिए तरसाने वाले रीगा चीनी मिल पर किसानों का 60 करोड़, सासा मूसा चीनी मिल पर 40 करोड़ और भारत शुगर मिल पर 2 करोड़ रुपए बकाया है। रीगा चीनी मिल पर तो किसानों का KCC कराकर भी पैसे हजम कर लेने का आरोप है। ऐसे में गन्ना किसानों को उचित दाम दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग अब बंद पड़े चीनी मिलों की जमीन पर इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। एथेनॉल बनाएंगे, उन्हें निश्चित तौर पर गन्ना उद्योग विभाग में आना है। आज जो ग्रेन आधारित इथेनॉल बनाएंगे मक्का और चावल से, वो हमारे उद्योग विभाग में जाएंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर आ रहे हैं, चूंकि अब एथेनॉल जो है नेशन की आवश्यकता है। हालांकि हरिनगर, लौरिया, सुगौली और मझौरिया चीनी मिलों ने काफी हद तक किसानों का भुगतान कर दिया है और भुगतान करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, किसानों का बकाया चुकाने तक ये चीनी मिल कोई नया प्रतिष्ठान भी नहीं खोल सकते। मतलब साफ है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दुनिया का मुंह मीठा कराने वाले गन्ना किसानों का मन खट्टा हुआ है, उस हालात से किसानों को बाहर निकालना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फोन टैपिंग के कांग्रेस के आरोपों को बिहार बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोन टैपिंग के आरोपों को खारिज कर दिया और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद बताया है। बीजेपी देश को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप लगाया गया है। सरकार प्रत्येक नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान करती है। उनके प्राइवेसी की रक्षा करने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और कभी भी ना भारत सरकार की कोई मंशा रही है और ना ही वर्तमान में इस तरह की कोई बातें किसी के साथ हुई है। इस बात को प्रमुखता से कल संसद में भी IT मिनिस्टर ने इस बात को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखा और देश को उन्होंने बताया। एक ये भी संयोगी है 19 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ और ठीक एक दिन पूर्व इस तरह की रिपोर्ट का आना अपने आप में एक कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति दिखती है। इधर फोन टैपिंग मामले पर तेजस्वी यादव के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिनसे जनता का सरोकार नहीं होता। राज्य की जनता को भी कहना चाहता हूं कि वो पूछें तेजस्वी यादव से कि ये कहने, ट्वीट करने, पोस्ट करने के अलावा करते क्या है? काम करते हुए कहीं दिखाई पड़ते हैं क्या? कभी जनता के साथ दिखाई पड़ते हैं क्या? मीडिया से भी सही समय पर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं क्या? कभी नहीं। और हमेशा ऐसी बातों की चर्चा करना जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनकी समस्या दूर करने में पटना एम्स लगातार सफलता हासिल कर रहा है। इधर कॉक्लियर इम्प्लांट करके बच्चों को सुनने की शक्ति प्रदान कर रहा है। एम्स के ENT विभाग के HOD डॉक्टर क्रांति भावना के नेतृत्व में अब तक 170 बच्चों का इम्प्लांट किया गया है। पटना एम्स में फिलहाल 50 और केस पेंडिंग है, जिसका जल्द ही इम्प्लांट उन बच्चों में किया जाएगा। तो बधिर बच्चों का इलाज हो रहा है और पटना एम्स ने इसमें अपनी एक प्रसिद्धि हासिल की है। 170 बच्चों का इलाज, सफलतापूर्वक इलाज हुआ। फिलहाल 50 केस पेंडिंग है जिन पर तेजी के साथ काम हो रहा है और इसमें पटना एम्स ने सफलता हासिल की है। और बड़ी खबर आ रही है ATS की कार्रवाई के तहत IB के इनपुट पर ATS ने कार्रवाई की है। अनिल चौरसिया और सुशील चौरसिया गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी तरीके से विदेशों में फोन करने का आरोप और छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद भी हुए। पूर्व से फर्जी एक्सचेंज मामले में अनिल चौरसिया फरार चल रहा था। गर्दनीबाग थाने क्षेत्र में ATS की दबिश दी गई। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ATS की बड़ी कार्रवाई के तौर पर, और छापेमारी की गई है। छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद की गई है। तो पटना ATS की बड़ी कार्रवाई, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में ATS ने दबिश दी है, छापेमारी की है और छापेमारी में IB के इनपुट पर जो कार्रवाई हुई उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है। अनिल चौरसिया और सुशील चौरसिया गिरफ्तार किए गए हैं
और पहले से फर्जी एक्सचेंज मामले में अनिल चौरसिया फरार चल रहा था, जिसे पकड़ा जा सका है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में एटीएस ने दबिश दी और छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है और बताया जा रहा है कि फर्जी एक्सचेंज का मामला भी इसमें से एक के ऊपर चल रहा था, जिसमें वो फरार था। दबिश दी गई और उसे गिरफ्तार किया गया। अमित, क्या और जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक फर्जी एक्सचेंज चला करके जो पाकिस्तान समेत दूसरे कई देश हैं जहां पे ये बात कराया करता था और बात किया करता था, इसके इनपुट जो है वो पिछले समय में पटना पुलिस को मिली थी और सीडीए बिल्डिंग के पास ये एक्सचेंज चलाया जा रहा था। जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो उस समय जो है वो सुशील फरार हो गए थे और उसके बाद से लगातार जो है पटना पुलिस इनकी गिरफ्तारी को लेकर के इस पूरे नेक्सस को क्रैक करने को लेकर के नजर बनाई हुई थी। इसी बीच आईबी को ये इनपुट मिली, बिहार इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये इनपुट मिली कि गर्दनीबाग से ये एक्सचेंज जो है फिर से ऑपरेट हो रहा है और जो सिम और नंबर इस्तेमाल किए जा रहे थे उसके पूरे तौर पे सत्यापन किया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और फिर एटीएस को ये जिम्मेवारी दी गई कि इस पूरे जो फर्जी एक्सचेंज में शामिल जो लोग हैं इनकी गिरफ्तारी की जाए। और उसी के बाद जो है गर्दनीबाग अनिशाबाद मोड़ के समीप का ये जगह था जहां पे एटीएस ने दबिश डाला और घंटों मशक्कत के बाद एटीएस इन दोनों को गिरफ्तार की है। गिरफ्तारी के दौरान जो फर्जी एक्सचेंज चलाए जा रहे थे उसमें जो इस्तेमाल किए जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिम कार्ड्स वगैरह, वो सब बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और आगे की जो छानबीन है वो एटीएस और पटना पुलिस में। अमित, अनिल चौरसिया के बारे में पहले से भी कुछ मामले थे, इन बातों को लेकर क्या बयान दिया गया है, क्या इनपुट्स आए हैं? जैसा हमने बताया कि अनिल चौरसिया पहले से फर्जी एक्सचेंज चलाने के मामला इस पे था। गर्दनीबाग थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सीडी बिल्डिंग के पास ये ठिकाना हुआ करता था और उस वक्त जब गिरफ्तार करने गई थी गांधी पुलिस तो ये पुलिस को चकवा देकर फरार हो गया था और उसके बाद से लगातार इसको गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस नजर बनाई हुई थी। लेकिन इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिला और जिस तरह से फर्जी एक्सचेंज एक बार फिर से ऑपरेट किया जा रहा था उसी के जो तह तक है वो आईबी जब पहुंची तो आईबी ने पाया कि एक बार फिर से पटना से फर्जी एक्सचेंज जो है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत कई ऐसे देश हैं जहां पे बात करवाई जाती है लोगों को और संदिग्ध चूंकि बातचीत हो रही थी तो इसी को ध्यान में रखते हुए आईबी ने ये जानकारी पुलिस मुख्यालय को दी। उसके बाद एटीएस को जिम्मेवारी मिली इस पूरे नेक्सस को इस फर्जी एक्सचेंज में शामिल जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के, तो एटीएस ने घंटों मशक्कत करके इन दोनों को गिरफ्तार बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। पूर्वी चंपारण में महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना ब्रजेश यादव के साथ उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। इन पर मदर टेरेसा ट्रस्ट के नाम से सहायता समूह बनाकर करीब 5,000 महिलाओं से नौकरी और रोजगार दिलाने के नाम पर करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 11 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि जांच के बाद रकम में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। 22,000 का 30,000 रुपए लौटाने का लालच देकर उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस प्रकार से इन्होंने भोली भाली हजारों महिलाओं को ठगा है। व्यापक अनुसंधान का ये विषय है। अभी आगे हम लोग और अनुसंधान करेंगे। जो इनका कार्यालय है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सील किया गया है। पुनः उसे खुलवाकर हम लोग उसमें जो कागज हैं उनको भी जब्त करके आगे अनुसंधान का उसको विषय बनाएंगे। इधर बेतिया में जहरीली शराब कांड के बाद जागी है पुलिस। अब लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने लगी है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने सिरेसिया ओपी के गरभुआ में नहर किनारे देसी शराब की दर्जनों भट्टियों पर बुलडोजर चलाया और इस दौरान सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया। गरभुआ गांव में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के लिए घंटों ये कार्रवाई चलती रही। इलाके में जब लोग बाढ़ से परेशान हैं, ऐसे समय में भी शराब माफिया उफनाई नहर के दोनों किनारे शराब भट्टी चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेतिया और बगहा पुलिस ने शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से विदेशी शराब जब्त की गई है। वहीं मझौलिया में देसी शराब के धंधे में शामिल 9 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। खबरें लगातार जारी हैं।